नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। देश में जल्द शुरू हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकार तैयार कर रही गाइडलाइंस, गडकरी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। अब तक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 49,391 मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में देश में बस, रेल, मेट्रो और हवाई यातायात समेत सभी सार्वजनिक यातायात सेवाएं बंद हैं। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को जानकारी दी कि देश में जल्द ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। सरकार इसके लिए गाइडलाइंस तैयार कर रही है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम लागू होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों के साथ बात करते हुए यह प्रतिक्रिया दी। यह चर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो रही है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की विभिन्न मांगों पर नितिन गडकरी का कहना है कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। गडकरी के अनुसार वह लगातार पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संपर्क में हैं। दोनों ही भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर ले जाने के प्रयासों में जुटे हैं। नितिन गडकरी ने निवेशकों और इंडस्ट्री से कोविड-19 संकट के इस दौर का लाभ ग्लोबल मार्केट में कब्जेदारी बढ़ाकर उठाने का भी सुझाव दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। अब चीन के साथ कोई भी व्यापार नहीं करना चाहता है। ऐसे में हमें इसका लाभ लेना चाहिए। जापान के प्रधानमंत्री भी वहां निवेश के लिए इंडस्ट्री को सुगम बना रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए यह एक बेहतर मौका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय इंडस्ट्री को विदेशी कंपनियों को अपने साथ काम करने और निवेश करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि देश और इंडस्ट्री के साथ मिलकर कोरोना वायरस महामारी और नीचे होती अर्थव्यवस्था से पार पा लेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना खत्म करने के लिए भारत ने बनाया प्लान बी, साबित हो सकता है गेम चेंजर। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी कोरोना वायरस की चपेट में है। कोरोना से लड़ाई तो जारी है, लेकिन इस महामारी को खत्म करने के लिए कोई कारगर तरीका नहीं मिलने तक ये जंग जीती नहीं जा सकती। दुनिया के तमाम देश कोरोना वैक्सीन पर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये कितनी कारगर होगी और कब तक भारत पहुंचेगी, इस पर फिलहाल पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में जरूरी है कोरोना से लड़ाई के लिए प्लान भी तैयार किया जाए। हर्ड इम्यूनिटी कोरोना को हराने के प्लान में गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसके लिए देश की एक बड़ी आबादी में कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा होनी चाहिए। भारतीयों में अगर हर्ड इम्यूनिटी की ये क्षमता विकसित हो पाती है तो कोरोना से लड़ाई जीती जा सकती है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर क्या है हर्ड इम्यूनिटी और क्या भारत में इसका प्रयोग शुरू हो चुका है। जब बहुत सारे लोगों में किसी बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, इस स्थिति में बचे हुए असंक्रमित लोगों की बीमारी चपेट में नहीं ले पाती। इस क्षमता को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन के जरिए पैदा हो सकती है या फिर कोरोना संक्रमण के बाद ठीक होने पर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए। हर्ड इम्यूनिटी कोरोना के खिलाफ कैसे ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि निमोनिया और मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियों की वैक्सीन देकर बच्चों को इसके प्रति इम्यून बनाने से वयस्क लोगों में बीमारियों की चपेट में आने की गुंजाइश काफी कम हो गई। ऐसे में भारत में अगर बड़ी तादाद में लोगों के अंदर कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाए तो कोरोना को हराया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में हर्ड इम्यूनिटी का टेस्ट शुरू हो चुका है या फिर प्लान बी के तहत इसे शुरू करने की तैयारी की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की जंग में पीएम मोदी को मिलेगा दोस्त का साथ, चीन पाकिस्तान के उड़े होश। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना ने जो कहर मचाया हुआ है उसका अंत अब निकट आ गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया के देश इस समय कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के काफी करीब पहुंच गए हैं। अब तक की सबसे बड़ी सफलता इजराइल को मिली है, जिसने सभी तरह के ट्रायल के बाद कोरोना की वैक्सीन बना ली है। इजराइल अब वैक्सीन के उस फॉर्मूले का पेटेंट करवाने की तैयारी चल रही है और इसके बाद दुनिया के अपने दोस्तों के साथ मिलकर वह इसका उत्पादन शुरू करेगा। कोरोना ने दुनिया में इतना ज्यादा कोहराम मचाया है
कि अकेला इजराइल इससे लड़ नहीं सकता। इजराइल की दवा को बनाने के लिए कई देशों के योगदान की जरूरत होगी। ऐसे में जानकारों का मानना है कि एशिया महाद्वीप में इस समय इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त भारत है और वह इसके अलावा किसी दूसरे देश पर भरोसा नहीं करता। कोरोना की जिस वैक्सीन को इजराइल ने बनाया है उसको एशिया के सभी देशों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर एक उत्पादक की जरूरत होगी। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जैसे ही यह दवा पेटेंट होगी वैसे ही इजराइल किसी भारतीय दवा कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर इसका उत्पादन शुरू करेगा ताकि एशिया महाद्वीप में इस दवा को आसानी से पहुंचाया जा सके। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी साफ कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सच्चे दोस्त हैं और वह हर संकट की घड़ी में उनका साथ देने को तैयार हैं। पीएम मोदी भी अपनी दोस्ती को अच्छी तरह निभाना जानते हैं और उन्होंने कोरोना काल में इजराइल को कोविड-19 संक्रमितों के इलाज में कारगर एंटी मलेरिया दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजी थी, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका धन्यवाद किया था। नेतन्याहू ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा, धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजने के लिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों से कहा प्रदेश के ग्रीन व ऑरेंज जोन में स्टेशनरी दुकानें खोलने की अनुमति दे। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अदालत परिसरों को संक्रमण मुक्त करते हुए वहां सुरक्षा, इंफ्रारेड थर्मामीटर, थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर की व्यवस्था करने और जिलों के सभी ग्रीन तथा ऑरेंज जोन में स्टेशनरी की दुकानें खोलने की अनुमति देने का निर्देश जारी किया। रोजगार की संभावनाओं को चिन्हित करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयां प्रदेश के औद्योगिक विकास की रीढ़ है, इनकी हर संभव सहायता की जाए, उद्यमों को पूरी सतर्कता और सावधानी बरतते हुए संचालित कराया जाए। उन्होंने राजस्व वृद्धि से जुड़े प्रकरणों में तेजी से निर्णय लेने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, एम्बुलेंस चालकों, उसमें तैनात अन्य कर्मियों को दस्ताने और मास्क उपलब्ध कराए जाएं। नॉन कोविड-19 अस्पतालों में आपात सेवाओं के संचालन के लिए डॉक्टरों सहित चिकित्सा कर्मियों की पूरी टीम को संक्रमण से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाए। उन्हें पीपीई व्यक्ति सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाए। अस्पतालों में मेडिकल इन्फेक्शन, डॉक्टर से मरीज या मरीज से डॉक्टर को होने वाला संक्रमण से बचाव संबंधी प्रोटोकॉल का पालन हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि पीपीई किट, N95 मास्क और सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि टेलीफोन के माध्यम से लोगों को चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए टेलीमेडिसिन व्यवस्था को दृढ़ किया जाए है। ई अस्पताल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने ई अस्पताल तथा टेलीमेडिसिन सेवाओं के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अदालत परिसरों को सैनिटाइज करके वहां सुरक्षा, इंफ्रारेड थर्मामीटर, थर्मल स्कैनर तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी ग्रीन और ऑरेंज जोन में स्टेशनरी, किताब, कॉपी आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। मंडियों में संक्रमण रोकने के लिए सामाजिक दूरी के नियम का कड़ाई से पालन कराते हुए मास्क और दस्तानों का प्रयोग अनिवार्य किया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को दुग्ध समितियों से जोड़ते हुए उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में दुग्ध समितियों के गठन का गंभीर प्रयास किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों के लौटने से बिहार में आएगी खुशहाली, भाजपा। जी हां दोस्तों, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने दावा किया है कि कोरोना महामारी के कारण बिहार से बाहर रहने वाले प्रवासी मजदूरों के वापसी से राज्य में खुशहाली आएगी। इन्हीं मजदूरों के बलबूते तथा मेहनत के कारण दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य प्रदेश विकास में अव्वल है। बुधवार को जारी बयान में प्रवक्ता ने कहा कि ये मेहनतकश मजदूर उन राज्यों में अपने मेहनत से ऊंची इमारतें, सड़क बनाने से लेकर फैक्ट्रियों में दिन रात काम कर उन राज्यों को खुशहाल किया है। पंजाब, हरियाणा के खेतों में अपनी मेहनत के बल पर हरियाली लाकर अनाजों का भंडार कर दिया है। अगर वापस आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर अपने राज्य में भी उसी प्रकार से मेहनत कर विकास को और गति देंगे। स्कूलों या अन्य भवनों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर को मजदूरों ने साफ सफाई तथा रंग रोगन कर अपनी इच्छा जता दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 10 करोड़ जनधन महिला खाता धारकों के खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त डाली गई। जी हां दोस्तों, सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों के खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त डालना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार अब तक ऐसी 10 करोड़ से अधिक जनधन महिला खाता धारकों के खाते में मई माह की दूसरी किस्त अंतरित की जा चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च अंत में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आने वाली सभी महिला खाता धारकों को
3 महीने तक हर महीने 500 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। यह राशि 1.7 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का हिस्सा है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट के बीच इस पैकेज की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में 500 रुपए की पहली किस्त जारी कर दी थी। सरकार के इस पैकेज में जनधन खाता धारक महिलाओं को 3 महीने तक हर माह 500 रुपए की सहायता के अलावा गरीबों को मुफ्त अनाज, दाल और खाने पकाने के गैस सिलेंडर की आपूर्ति भी शामिल है। किसानों, बुजुर्गों को भी योजना के तहत नगद सहायता उपलब्ध कराई गई ताकि संकट की इस घड़ी में उन्हें कुछ मदद मिल सके। जनधन महिला खाता धारकों के खाते में यह राशि 5 दिन की अवधि में अंतरित की जाएगी ताकि बैंक शाखाओं में एक ही दिन में भीड़ ना हो। पहली किस्त डालते समय भी यही तरीका अपनाया गया था। ऐसा बैंकों में भीड़ भाड़ कम रखने और लोगों के बीच शारीरिक दूरी के नियम को बनाए रखने के लिए किया गया। सूत्रों ने बताया कि वितरण के पहले 2 दिन में 500 रुपए की दूसरी किस्त को पहचाने गए करीब 50% खातों में अंतरित की जा चुका है। तय समय सारणी के मुताबिक जिन जनधन महिला खाता धारकों के खाता नंबर का आखिरी अंक 0 और 1 है, उनके खाते में 4 मई को राशि डाली जा चुकी है। वहीं आखिर में 2 और 3 अंक वाले खाता धारकों के खाते में 5 मई को यह किस्त जारी की जा चुकी है। इसके बाद 4 और 5 आखिरी अंक वाले लाभार्थियों के खाते में 6 मई को और जिन खाता धारकों के खाते की अंतिम संख्या 6 और 7 होगी, उनके खाते में 8 मई को यह किस्त अंतरित की जाएगी। उसके बाद 8 और 9 अंक वाले खाता धारकों के खाते में 11 मई को 500 रुपए की दूसरी किस्त डाल दी जाएगी। 7 मई को बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से जंग के लिए तैयार यूपी सरकार, सीएम योगी ने ली टीम 11 की बैठक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले 2800 को पार कर गए हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने योगी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोरोना को लेकर बनी टीम 11 के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। योगी सरकार की कोरोना से निपटने के साथ ही प्रदेश में बेहतर इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं देने की तैयारी है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए 75 जिलों के सरकारी अस्पतालों में 23,000 बेड के साथ 2,481 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। साथ ही सभी जिलों के 660 निजी अस्पतालों में 1 लाख से अधिक बेड का इंतजाम कर लिया गया है। कोविड-19 के लिए लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के अस्पतालों में 41,000 आइसोलेशन बेड का भी इंतजाम है। वहीं कोविड अस्पतालों में 1250 से ज्यादा वेंटिलेटर की व्यवस्था के साथ ही 21,000 से ज्यादा क्वारंटीन बेड की व्यवस्था की गई है। इमरजेंसी सेवाओं में लगाए गए डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ को इन्फेक्शन से बचाने की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। स्वास्थ्य से जुड़ी सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए ई परामर्श की व्यवस्था लागू करके टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। जिलों में टेली कंसल्टेंसी की सुविधा दी गई है। नपद स्तर पर समाचार पत्रों में टेलीफोन पर चिकित्सीय परामर्श देने वाले डॉक्टरों का विवरण जारी कर दिया गया है। सामान्य व्यक्ति उस पर फोन कर उसका लाभ ले सकता है और डॉक्टरों से सलाह ले सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरोग्य ऐप से नहीं कोई खतरा, हैकर की चेतावनी के बाद सरकार ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, सरकार ने बुधवार को कहा कि आरोग्य सेतु ऐप में कोई डेटा या सुरक्षा उल्लंघन का मामला नहीं पाया गया है। इससे पहले एथिकल हैकर ने ऐप में संभावित सुरक्षा मुद्दे को लेकर चिंता जताई थी। यह सरकारी मोबाइल ऐप है जो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति का पता लगाएगी और उसके बारे में इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे शख्स को जानकारी देगी ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। फ्रांस के एक हैकर और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ एलोट एल्डरसन ने मंगलवार को दावा किया था कि ऐप में सुरक्षा को लेकर मसले पाए गए हैं और 9 करोड़ भारतीयों की निजता को खतरा है। दावे को खारिज करते हुए सरकार ने कहा कि इस एथिकल हैकर ने यह साबित नहीं किया है कि किसी उपयोगकर्ता की कोई भी निजी जानकारी खतरे में है। सरकार ने ऐप के ट्विटर हैंडल्स के जरिए कहा कि हम लगातार अपनी प्रणाली की जांच कर रहे हैं और उसका उन्नयन कर रहे हैं। टीम आरोग्य सेतु ऐप सबको आश्वस्त करती है कि कोई भी डेटा या सुरक्षा उल्लंघन मामला नहीं पाया गया है। आरोग्य सेतु ने कहा कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है और निजता नीति में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है। आरोग्य सेतु ने कहा कि ऐप में पंजीकरण के समय और स्वयं मूल्यांकन के वक्त जब उपयोगकर्ता ऐप के जरिए अपने स्वैच्छिक रूप से संपर्कों का पता लगाने वाले डेटा जमा करता है या कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद संपर्क में आए लोगों का पता लगाता है, तो यह उपयोगकर्ता के स्थान का पता लगाता है और उसे सुरक्षित सर्वर में इनक्रिप्ट और अनाम तरीके से रखता है। उपयोगकर्ता द्वारा होम स्क्रीन पर प्रदर्शित कोविड-19 के आंकड़ों को एक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके रेडियस और अक्षांश देशांतर में बदलाव करके हासिल करने के मसले पर आरोग्य सेतु ने कहा कि यह सभी जानकारी पहले से ही सभी स्थानों के लिए सार्वजनिक है और इसीलिए इसमें कोई निजी या संवेदनशील डेटा नहीं होता है। आरोग्य सेतु ने कहा कि हमारे साथ शामिल होने के लिए हम एथिकल हैकर का आभार व्यक्त करते हैं। किसी भी भेद्यता की पहचान कर हमें तत्काल सूचित करने के लिए उपयोगकर्ता
तत्परता को प्रोत्साहित करते हैं। आरोग्य सेतु के स्पष्टीकरण पर एल्डरसन ने ट्वीट किया, मैं आपके पास कल आऊंगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस वैक्सीन कार्यक्रम की प्रगति को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश में कोरोना वायरस संकट के बीच वैक्सीन कार्यक्रम की प्रगति को लेकर बैठक की। पीएम मोदी ने विशेष टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि बैठक का उद्देश्य भारत में वैक्सीन के निर्माण के प्रयासों की प्रगति पर चर्चा करना था। पीएमओ ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास पर टास्क फोर्स की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैक्सीन विकास, ड्रग्स की खोज, टेस्टिंग और डायग्नोसिस में भारत के प्रयासों की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। मीटिंग के बाद पीएमओ ने बताया, भारतीय वैक्सीन कंपनियां शुरुआती चरण के वैक्सीन विकास अनुसंधान में इनोवेटर्स के रूप में सामने आई है। इस क्षेत्र में भारतीय शिक्षाविदों और स्टार्टअप्स ने भी अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत में 30 से अधिक वैक्सीन विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से कुछ टेस्टिंग चरण में हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।